नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप सब देख रहे हैं अमर उजाला .com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जो कि अक्सर अमर उजाला के तमाम कार्यक्रमों में दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ अवधेश कुमार जी हैं और दूसरी तरफ विनोद सर हैं, हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक। आज का विषय जो है वो हमने इसलिए जानबूझकर उठाया है क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो देश भर में इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है, खूब बहस हो रही है और विपक्ष के नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इसमें इन्वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं। कोई आरोप लगा रहा है तो कोई उसका जवाब दे रहा है। हम बात कर रहे हैं हिट एंड रन केस की। केंद्र सरकार एक कानून लेकर आती है कि अगर चालक इस तरह से कोई एक्सीडेंट या कुछ भी इस टक्कर या जो भी रोड पर वाहन चल रहे हैं वो अगर इस तरीके की किसी गतिविधि को करते हैं और भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सज़ा, 7 लाख के आसपास तक का जुर्माना लिया जाएगा। इस पर पूरे देश में हंगामा हो गया। ट्रांसपोर्टर से लेके, बस ड्राइवर से लेके, ट्रक ड्राइवर से लेके, ड्राइवर्स की जो चालकों का एक पूरा समूह है, उन्होंने जमकर देश भर में इसका विरोध किया। ये विरोध 2 दिन इतना बम्पर चला। इसके बाद सरकार की तरफ से एक बयान आया कि अब हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी से लागू नहीं हो रहा है। इस पर भी सियासत शुरू हुई। दोनों खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले स्पष्ट रूप से ये समझना चाहते हैं कि क्या इसे बैकफुट पर गवर्नमेंट का आना माना जाए। विनोद सर से शुरुआत करेंगे। सर, जिस तरीके से कहा जाता रहा कि कृषि किसान का जो कानून लाया गया था, 3 जो बड़े कानून थे, उसे जिस तरीके से सरकार उस पर बैकफुट पर गई, उसे ही देख के शायद इस तरीके की एक्शन इसमें भी लिया गया। देखिए, किसानों को तो लगभग 20 महीने लगे सरकार को झुकाने में कहें या बैकफुट पर ले जाने में, लेकिन ड्राइवरों ने 2 दिन में अपनी सफलता पा ली। हालांकि ये अभी फौरी तौर पर ही है, क्योंकि दरअसल वो कोई एक कानून नहीं है। वो जो भारतीय दंड संहिता, जो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जो अंग्रेजों के ज़माने का था, उसको मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया है और उसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से एक नया स्वरूप दिया है। उसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान भी किए गए हैं और उसी का एक उसमें जो ये एक्सीडेंट, दुर्घटना वाला जो कानून था, उसमें उन्होंने बदलाव किया है। और पहले क्या था कि 304 लगा दिया, गैर इरादतन हत्या का आरोप, और पता लगा कि जो मरा है उसकी अंत्येष्टि भी नहीं हुई और जमानत हो गई ड्राइवर की। बड़ा आसान था। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि गोपीनाथ मुंडे, जो कितने बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हुई और उनकी अंत्येष्टि भी पूरी नहीं हुई थी और ड्राइवर की जमानत हो गई थी। तो मुझे लगता है सरकार को ये लगा कि जनता के हित में कुछ सख्ती की जानी चाहिए, जिससे कम से कम सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगे। और अगर दुर्घटना हो जाए तो ड्राइवर जो आमतौर पर ट्रक छोड़ के, बस छोड़ के या अपना वाहन छोड़ के भाग जाते हैं, उसकी सूचना भी नहीं देते और उसका नतीजा ये होता है कई बार मदद न मिलने से जो व्यक्ति होता है, जिस दुर्घटना का पीड़ित, उसकी मौत हो जाती है। तो ये इसलिए सरकार का इरादा मुझे लगता है यही रहा होगा और यही है। लेकिन इसके पहलू 2-3 हैं। एक तो पहली बात, ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों पर लागू नहीं है। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर लागू हो। उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सब जो गाड़ी चला रहा हो, जो वाहन चला रहा हो और उसके वाहन से अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो उस कानून की जद में आता है। तो एक तो ये एहसास कराना जरूरी था कि भाई एक नागरिक की नाते जिम्मेदारी आपकी है कि अगर दुर्घटना हो जाए तो आप बजाय भागने के आप सूचित करें, कोशिश करें उसको पहुँचाने की। अस्पताल और नहीं पहुँचा सकते तो आप PCR को बोलें, हेल्पलाइन को बोलें या आसपास। तो अब उसका दूसरा पहलू ये है कि जब दुर्घटना होती है, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद ड्राइवर की जान बचाना मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर की जान चली जाती है और भीड़ के पर कोई केस नहीं बनता। भीड़ पे कोई केस नहीं बनता और ड्राइवर को ये डर रहता है कि भाई, इसलिए वो गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। अब इसमें एक तो ड्राइवर का पहलू हो गया, दूसरा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मालिक हैं, उनकी समस्या है। क्योंकि मैं जब ये आंदोलन हुआ तो मैं कानपुर में ही था और संयोग से मैं जहाँ पर था, मेरे मित्र हैं जिनके साथ था रुका, तो वो ट्रांसपोर्टर ही हैं। तो वहाँ मुझे इसका पूरा बहुत नज़दीक से इसको समझने का मौका मिला कि इस कानून में विसंगतियाँ कहाँ हैं। ड्राइवर कहते हैं कि अगर हमारे पास 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो तो हम ड्राइवरी क्यों करें, अगर जुर्माना ही हमको देना है। और दूसरी विसंगति ये है कि जेल 7 साल की, अगर 10 साल की अगर नहीं बताएंगे तो अब वो कहते हैं बताएं तो हम जान से जाएं। तो ये एक समस्या। दूसरा, मालिकों का ये कहना था कि साहब गाड़ी हमारी अटैच हो गई, ड्राइवर भाग गया। उसके बाद ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया तो ड्राइवर की जमानत नहीं होगी, जमानत नहीं होगी तो गाड़ी नहीं छूटेगी, गाड़ी नहीं छूटेगी तो हमारा रोज़ का नुकसान। ये एक उनका वो। तो ये सब पहलू इसके थे और मुझे लगता है जब कानून बना होगा तो इस व्यवहारिक पहलुओं पर शायद सरकार
या जिन्होंने ड्राफ्ट किया होगा उतना ध्यान नहीं किया होगा। बहुत बेहतर। और जिस तरह से स्ट्राइक हुई, मैं तो वहाँ था, मुझे खुद कानपुर से लखनऊ जाना था और मैं नहीं जा पाया, मेरी एक मीटिंग थी। और उसके बाद मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि आंदोलन चल गया तो मैं दिल्ली ही कैसे आऊँ, क्योंकि बाई रोड ही में आया था। और सब गतिविधियाँ ठप हो गई, लोकल टेम्पो, ई रिक्शा सब बंद। और जो ई रिक्शा वाले अगर चला रहे हैं तो उनकी पिटाई हो रही है। और हालत ये थी कि कुछ भी, सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। और इसीलिए सरकार को लगा कि अगर ये आंदोलन ज़्यादा लंबा चल गया तो किसानों के आंदोलन में तो किसान आके बैठ गए, ठीक है, रास्ते रोके हुए हैं, दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता निकल गया, सरकार विचार कर रही है, वार्ताएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, कई दौर की हो गई। इसमें तो सारी आर्थिक गतिविधियाँ, सब्जी मंडियों में सब्जी नहीं पहुँच रही है, दुकानों में दवाई नहीं पहुँच रही है, खेतों का सामान नहीं जा रहा है, पेट्रोल पंप बंद हो गए। तो ये एक संकट आ गया सामने। और इसीलिए सरकार ने तुरंत ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेताओं से बात करके और इसका हल ये निकाला, फिलहाल इनको मुलतवी कर दिया गया। इस प्रावधान जो 8 जनवरी से लागू होना था उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया कि इस पर हम चर्चा करेंगे सारे स्टेक होल्डर से, फिर इस पर तय करेंगे। और एक अच्छा फैसला फिर सरकार ने किया। देखिए, मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में अगर सरकार कोई फैसला लेती है और अगर उसका विरोध होता है और सरकार उस पर अपने कदम पीछे हटाती है तो वो कोई उसकी हार नहीं है। वो उसे बैकफुट कहना भी ठीक नहीं। सरकार झुक गई भी, और सरकार अगर जनता के सामने नहीं झुकेगी तो किसके सामने झुकेगी? वो कोई विदेश के सामने थोड़ी झुकेगी। तो मैं तो कहता हूँ सरकार अगर जल्दी उसने इस बात को समझ लिया, इस कानून के सामने जो विसंगतियाँ थी, तो अच्छी बात है। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहूँगा कि अब इस पर स्टेक होल्डर से बात करके और इसको इस रूप में लाया जाए कि जनहित भी सुरक्षित रहे और ट्रांसपोर्टर्स और जो हैं उनको भी किसी तरह का डर ना हो। बहुत स्पष्ट शब्दों में विनोद जी ने जिस तरीके से इस पूरे जो हिट एंड रन कानून की जो पहलू थे वो स्पष्ट किया। अब जरा अवधेश जी की तरफ चलते हैं। सर, लगातार इस पर राजनीति होने लगी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तक उसमें बोलने उतर आए। मतलब हर आदमी जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगा। जैसा कि सर ने भी कहा कि अगर सरकार कोई स्टेप पीछे लेती है तो उसके मायने बैकफुट से लेना शायद ठीक नहीं होता। आप इसको कैसे? नहीं, इसको पीछे लेना भी नहीं कहते हैं, जन भावनाओं का सम्मान करना कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। इसलिए प्रश्न है कि इस समय दुनिया में कोरोना को छोड़ दीजिए तो किसी भी बीमारी से ज़्यादा मृत्यु और उससे ज़्यादा घायल और विकलांगता एक्सीडेंट से होते हैं। 5 लाख लोग तो प्रतिवर्ष मोटा मोटी मर जाते हैं। और हमारे देश का आंकड़ा है कि छोटे मोटे चोट लगने वाले करीब 1.5 करोड़ से ऊपर लोग होते हैं। उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो उनको लगता नहीं है कि हम विकलांग हो गए हैं, लेकिन वो चोट जीवन भर रह जाता है कहीं कहीं और समय पर वो परेशान करता है। तो अब इसको रोकने की भी आवश्यकता है। कैसे रोका जाए? अब एक्सीडेंट का कानून अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून रहा है कि उसमें आपको जमानत, जैसा ये कहे, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। 2003 में विनोद जी को मालूम है, हमारी पत्नी इसी अमर उजाला में काम करती थी। उसको एक जो है एक लड़के ने, वो तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, और इसी दिल्ली के जो है प्रगति मैदान में सीधे उड़ा दिया, वो मर गई। और हम लोग जो है जब तक कब उसके अंत्येष्टि भी नहीं हुई, लड़के को जमानत तक मिल जा चुकी थी, सारा कुछ हो गया, बड़े लोगों ने उस पर किया है। तो और अनेक मित्रों को हमने खोया है एक्सीडेंट में, बड़े अच्छे काम के मित्रों को खोया है। रात में इसी अखबार से निकलने वाला, जागरण से निकलने वाले 2 लोग डंपर से मार दिए गए, उसका पता भी नहीं चला, रात में मर गए और कुछ नहीं हुआ है किसी को। तो ये भी एक इसका बड़ा पहलू हो जाता है। लेकिन अब चूंकि हम सब लोग, ड्राइवर नहीं रहती है तो हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, यानी इमरजेंसी आ जाए। हालांकि मैं 10 वर्ष से अब गाड़ी नहीं चला रहा हूं, लेकिन फिर भी मजबूरी में चलाते हैं। तो अब ये ऐसी स्थिति है कि इसका कानून बनाते समय, जैसा विनोद जी ने कहा, दोनों बात पर ध्यान रखना चाहिए। BMW का एक बड़ा कांड हुआ था 90 के दशक में दिल्ली में, और एक बड़े वो पुराने जो है एयर चीफ के परिवार का था, और वो चला था और उसने रौंद दिया था रात में दारू पी करके। और फिर भी मतलब जो कोर्ट है उस रूप में, वो तो कोर्ट ने थोड़ा संज्ञान लिया, उसको पकड़वाया, नहीं तो कानून हमारे यहाँ नहीं कहता है। तो दोनों पक्ष इसके हैं। चूंकि लंबे समय से मांग होती रही है और सरकार के पास पत्र, मेल, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सैकड़ों की संख्या में जाती रही है लंबे समय से कि इस कानून को बदला जाए, 3-0 फेयर रहा, इस कानून को सख्त किया जाए। लेकिन अब सख्त ऐसा न कर दिया जाए कि अब उसमें किसी को फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट, मैंने जो समझा है कि एक्सीडेंट व्यक्ति की गलती से होती है। उसमें 1-2% कभी जानबूझ करके कोई बेवकूफ़ी में कर दे, ज़्यादातर एक्सीडेंट गलती से होती है, को हमसे भूल के तहत हो जाती है, उसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये कानून तो होना चाहिए,
कानून में कहीं नहीं, कानून में ये भी प्रोविजन होगा, और मुझे लगता है न्यायालय को इसका अधिकार है कि एक्सीडेंट केस को भी न्यायालय अगर चाहता है तो उस धारा को चेंज करके, अगर हम किसी का एक्सीडेंट के साथ जानबूझ के मर्डर करते हैं तो न्यायालय को अधिकार है उसको एक्सीडेंट केस से वो बदल सकता है कि इसमें मर्डर केस हम चलाएंगे। और ऐसे भी मामले हुए हैं इस देश में, मैं खुद इसका गवाह हूं, ऐसे भी मामले हुए हैं। तो अब यह है कि एक बार ठीक से विचार हो। इसमें ड्राइवर्स तो है ही, उसके यूनियन तो है ही है, जिन लोगों ने इस पर बहुत काम किया है, बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, कई एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद उस सेवा पहुंचाते हैं, उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके परिवार की देखभाल करना, उनके अनुभव क्या होते हैं। कुछ ऐसे हैं लोग जो एक्सीडेंट का केस अपनी ओर से लड़ते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है। कुछ जजेस हैं जिन्होंने बहुत सारे फैसले दिए हैं। ये थोड़ा सीरियस इशू है क्योंकि गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, गाड़ी आज अनिवार्य हो गई है। हम एक बस से चल रहे हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं आजकल जो है, और बस से एक्सीडेंट हो जाता है, हमको कहीं जाना है, अगर रुक गया तो समस्या आ जाती है। बहुत बड़ा इशू है, ये साधारण इशू नहीं है। इस समय के हिसाब से देखते हो तो इस पर एक ठीक चर्चा हो। अगर विपक्ष शायद संसद में रहता तो चर्चा होता, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष आज जरूर आवाज उठा रहा है, लेकिन जब बन रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको मालूम ही नहीं था, प्रियंका जी को, राहुल जी को, उनके लोगों ने बताया नहीं कि इसमें ये चीजें बदलाव आ रही है, तो आपने उस समय नहीं उठाया। जब हल्ला हो रहा है तो उठा सकते हैं। पर विपक्ष हमारे देश का अगर सजग हो, ठीक से पढ़े, तो संसद का बहिष्कार करते हुए भी उसके इश्यू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर करके उठा सकता है, जिसके कम से कम सरकार न भी माने तो एक अवेयरनेस हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसमें इतना गैर जिम्मेवारापन है, किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये लंबे समय से रहा है कि इशू बनता है तो हम जागृत होते हैं। तो इसलिए ये है समस्या। अंग्रेजों के समय के जो नाम थे वो तो पहले तो नाम बदलना था, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, नाम ही भारतीय दंड संहिता था, उसको पहले बदलो। तो भारत को दंड देने के लिए भारतीयों को आपने नाम रख दिया, तो ये सारे चीजें वो बदली गई है। हम धीरे धीरे कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर आ रहे हैं, जो गलतियां और ये सजेगी। लेकिन फिर मैं आपके दर्शकों को कह रहा हूं कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, घायल इससे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को यातायात चाहिए। हर आदमी केवल हवाई जहाज पर ही नहीं रह सकता है, हर समय आप ट्रेन से नहीं यात्रा करते हैं, सड़क से आपको चलना है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास साइकिल से भी एक्सीडेंट करते हैं, तो उसके लिए ऐसा थोड़े कि अलग से कोई कानून है। तो वो सारे चीजें इसमें है। इसलिए इस इशू पर देश में अच्छी बहस हो, इस पर गोष्ठियां हो, इस पर टेलीविजन चैनलों में बस हो, और सारे स्टेक होल्डर से बात करके सरकार को इस पर एक बढ़िया बहस चर्चा होनी चाहिए, बहस करके। जी सर, मैं इसमें ऐड करूंगी एक चीज, मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी। 22 तारीख को अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा, जमकर बीजेपी की भी तैयारी है, देश भर की तैयारी है, सबके लिए एक उत्सव जैसा मौका है। ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से लगातार कि कुछ नेताओं ने ये बातें रखी कि अयोध्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत थी, शायद इसलिए सरकार बैकफुट पर चली गई और उन्होंने इसको फिलहाल अभी होल्ड कर दिया। अगर अयोध्या नहीं होता तो ये कंटिन्यू होता। मैं इस पे सर की टिप्पणी। देखिए, मैं उस पर दूंगा टिप्पणी। पहले मैं जो जोड़ना चाह रहा था अवधेश जी की बात में, अवधेश जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। असल में इसका एक पहलू और है कि एक्सीडेंट कई बार क्या होता है, गलती चालक की है या कई बार जो पीड़ित हुआ उसकी भी गलती होती है। अचानक हाईवे पे तेज़ी से ट्रक जा रहा है या बस जा रही है, कार जा रही है, और अचानक कोई आदमी बीच में कूद पड़ा बिना देखे, या कोई जानवर आ गया, कुछ आ गया, तो एक्सीडेंट हो गया। अभी मैं आज की घटना बता रहा हूँ। मैं आ रहा था और ड्राइवर मेरा जो है वहाँ से यहीं सामने जब टर्न लिया उसने, और सामने से कार आ रही थी, हम अपनी अपनी साइड में थे, उस कार के पीछे से अचानक एक मोटरसाइकिल वाले ने एकदम से ओवरटेक किया उसको, और हमारी गाड़ी उससे भीड़ से बची। यानी गलती उसकी थी पूरी तरह से, लेकिन वो तो खैर बच गया, कोई घटना। तो कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। और लेकिन चूंकि सिद्धांत है कि गलती बड़ी गाड़ी की मानी जाएगी, चाहे गलती भले छोटी है, तो इसका भी कहीं ना कहीं निदान होना चाहिए कि गलती किसकी। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, गूगल से आप दुनिया भर देख सकते हैं, सैटेलाइट, आप सब हर चीज़, कैमरे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक रास्ता निकाला जाना चाहिए कि भाई गलती का भी निर्णय होना चाहिए कि चाहे वो अगर बड़े वाले की गलती है तो बड़े वाले को सजा मिले, छोटे वाले की गलती है तो छोटे वाले को फिर अगर वो उस पर जो है जिम्मेदारी आए। तो मुझे लगता है ये भी एक पक्ष है। अब जो आपका सवाल है कि अयोध्या वाला मामला, देखिए अयोध्या का मसला रहा होगा बैकअप माइंड में, लोकसभा चुनाव भी हैं, ये भी कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी मसला हो, अयोध्या का हो, लोकसभा चुनाव का हो, सरकार अगर पब्लिक आउटरीच को देख करके अपने फैसले को थोड़ा मुलतवी भी करती है, तो मैं मानता हूँ कि ये एक लोकतांत्रिक भावना है
उसके पीछे। मैं खाली ये लेके अयोध्या को कर दिया, ठीक है, कर तो दिया ना। अब मान लीजिए सरकार नहीं करती और ये झगड़ा चलता और समस्या होती, तो समस्या किसको होती? कोई प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को या ट्रांसपोर्ट मंत्री को थोड़ी होती, हमको, आपको, आम जनता को होती। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आम जनता परेशान होती, दवाइयाँ नहीं मिल रही, राशन नहीं आ रहा, ये तो पब्लिक तो आम जनता परेशान होती। और सरकार अपनी जिद में पड़ी रहती है अगर कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे। तो अच्छी बात है, चाहे किसी भी वजह से, चाहे अयोध्या की वजह से, चाहे लोकसभा चुनाव की वजह से, जनता की नाराज़गी के डर से, अगर सरकार ने इसको स्थगित किया है कुछ समय के लिए और उस पर बात की है कि हम इसको बात करके, विचार करके इसमें आवश्यक कदम उठाएंगे, तो इसमें गलत क्या है, इसमें बुराई क्या है? मुझे लगता है ये ठीक है, किसी भी उससे किया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी सरकार को, जो भी लोकतांत्रिक सरकार है, वो जनता की आवाज़ को सुने और सुनने के बाद उसको सही तरीके से उसमें फैसला ले। ये लोकतंत्र की जीत है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि महेंद्र सिंह टिकैत जब दिल्ली में धरना दे रहे थे वोट क्लब पर और राजीव गांधी की सरकार थी, 31 अक्टूबर को उसी वोट क्लब पर एक बड़ी रैली होनी थी इंदिरा गांधी की स्मृति में, और वो हटने को तैयार नहीं थे। बहुत लोगों ने सल्यूशन दिया कि पुलिस कार्रवाई करके उनको हटा दिया जाए, बट राजीव गांधी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, अगर पुलिस कार्रवाई होगी तो लोग मारे जाएंगे, लोगों हिंसा होगी, वो मैं नहीं चाहता। और उन्होंने वो वेन्यू बदल दिया उसका रैली का, और वो लाल किले के पीछे वाले मैदान में रैली कर दी गई। तो इस तरह, वो भी सरकार 400 से ज़्यादा एमपीज़ की सरकार थी और उसमें चुनाव भी नहीं थे। लेकिन तो इसलिए सरकार अगर मानती है चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर उसका तरीका है। अगर किसान आंदोलन में सरकार और पहले अपने कदम वापस ले लेती, तो शायद जो 600-700 किसानों की मौत हुई तमाम कारणों से, उनमें शायद संख्या में कमी होती। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। अवधेश जी, सर के बात से इत्तेफाक रखते हैं या विपक्ष के नेताओं को थोड़ी सी अकल और नसीहत देंगे? नहीं, ऐसा है कि हमारे देश की राजनीति ऐसे ही चलती है। विपक्ष को भी मालूम होता है कि चाहे जो भी ये विपक्ष में रहता है उसको मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं उसके प्रति मैं ही गंभीर नहीं हूँ। ये सभी पार्टियां करती है। वो विपक्ष को इतना ही लेना चाहिए। राजनीति हमारे देश की है और राजनीति चुनाव की दृष्टि से, और इस समय गुस्सा है तो उसका हमको पॉलिटिकल लाभ मिल जाए। देखिए, बीजेपी के लोग भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, उनके पास भी गाड़ी है, उनको बाद में समझ में आई होगी। इस समय अगर सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ उनके सदस्य हैं, तो सबसे ज़्यादा ड्राइवर उनके पास होगा, पार्टियों में सबसे ज़्यादा ड्राइविंग करने वाले उनके पास होंगे, सबसे ज़्यादा गाड़ियां उनके पास होंगी, उनके लोगों के भी ट्रैवल एजेंसियां होंगी, उनके लोगों के भी बसें चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होंगी। ऐसा थोड़े है कि बीजेपी के लोगों के नहीं होंगे और बाकी लोगों के होंगे कि वो अयोध्या के लिए उन्होंने छूट मिल जाएगी। अगर कानून होगा तो भाजपा को छूट मिल जाएगी। इस पहलू को कभी नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, इसमें ऐसी कई बातें हैं जिस पर बहुत ही, ये मैं पहले कहा ना कि ये एक सीरियस इशू है, जिसके बारे में कोई भी जो ड्राइविंग करता है उसको मालूम है, अगर आप कार से चलते हैं, कि दिन भर में कितने लोगों की आप रक्षा करते हैं। हमारे घर में तो हम 2 घंटा, आपने हमको कहा कि अभी आपको डिबेट करना, मैं यहाँ तो रुक जाऊंगा, लेकिन सड़क पर मैं जब चलता हूँ तो कोई आगे किसी कारण से उसकी गाड़ी भी बंद हो जाती है तो लोग हॉर्न मारना शुरू करते हैं और उसकी जान पर आफत आ जाती है। रेड लाइट पर जहाँ ग्रीन लाइट हुआ नहीं कि लोग हॉर्न मारना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अभ्यास है, सड़कों पर लिखा हुआ है 50 का, हमारे ड्राइवर होता है, हमने देखो इसी लिमिट में चलाओ। लोग कई बार क्या होता है कि बगल से जाते हुए उसको डांटते हुए चलते हैं, तू हमको साइड क्यों नहीं दे रहा है। तो ये जो हमारे देश में कि सड़क पर चलते वक्त लगता है कि लोग पता नहीं किसी युद्ध में चल रहे हैं, कि कोई आपातकाल एक प्रतिस्पर्धा सी रहती है गाड़ियों को ले जाने में, उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। जितने स्टडी हुए हैं, चूंकि मैंने इस पर बाद में काम किया, हमारी अपनी ट्रेजेडी के बाद हमने उस पर लिखा भी है, तो ये जितने एक्सीडेंट होते हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ज्यादातर एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है। यह भी रिपोर्ट बता रही है। लोग सीट बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो जो कानून करे बनाए जाते हैं वो आपको डराने के लिए होता है। यह नहीं कि केवल कानून का दोनों प्रयोग ना, एक तो डिटरेंट का होता है कि आप भय से गलती न करें, उसी के लिए चालान है, फलाना है। इतने चालान के बाद मैं एक लड़की को चालान कर रहा था, टीवी पर दिखा रहा था, वो सिगरेट पी रही थी, एक हाथ से गाड़ी चला रही थी। पुलिस वाले को कह रहे कि तुम लोगे 2000 रुपया, मैं फिर पीते हुए ही चलाऊंगी, और टीवी पर दिख रहा है। तो इस प्रकार के लोगों को भी कैसे डिसिप्लिन किया जाए। जो हमारे यहाँ एक नौ धनाढ़ वर्ग हम लोग कहते हैं, दिल्ली में हम लोग आए थे तो बहुत सारे लोगों को, हम लोग दिल्ली में पहले गाड़ी से चलते थे, एक्सीडेंट भी हो जाती थी तो मारपीट नहीं होती थी। अब तो हालत ये हो गई है कि आपकी हल्का सा किसी से ठेक जाता है तो उतर के गाड़ी गलौज शुरू हो जाती थी। ये वातावरण यहाँ नहीं था।
रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। मुझे अपनी माँ बहन की गाली एक बार रात में सुनना पड़ा, 4 लोग थे, गलती उसकी थी। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सारी परिस्थितियां हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं। ये समाज में जो वातावरण है अभी कैसे बदलेगा, और ऐसे लोग किसी को मार के भी चले जाते हैं। तो ये दोनों पक्ष देखने की जरूरत है। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बार उन्होंने कहा था कि सड़कों पर लगता है कि लोग प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में चलते हैं। लोगों को, हमारे देश में लोगों को सड़कों पर चलने का शिष्टाचार सीखना पड़ेगा, और ये बिल्कुल आवश्यक है। और शिष्टाचार कैसे सिखाया जाए, तो जब हम कानून बनाते हैं उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए और पहलू हैं। ये मतलब ये दुनिया के लिए यातायात और एक्सीडेंट दुनिया के किसी भी मतलब जो बड़ी से बड़ी हम मुद्दा और समस्या मानते थे उससे ये छोटा नहीं है। ये इतना आसान इशू नहीं है आज के समय में। इसके बहुत पहलू हैं, इसके सारे इनके पहलुओं को केवल सामान पहुंचाना है और उतने नहीं है भाई। नहीं हो तो किसी का की नौकरी चली जाएगी, किसी का कहीं इंटरव्यू छूटता है, कोई बीमार मर, बहुत सारे इसके पहलू हैं। अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस चल रहा है, उससे एक्सीडेंट हो जाती है, उसको नहीं रास्ता छोड़ते हैं लोग, क्या किया जाएगा उस समय। बहुत सारी इसके पहलू हैं, एक सीरियस इशू है। मैं तो मतलब ड्राइवरों ने उठाया अपनी ओर से, लेकिन जो ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट वाले उठा रहे हैं उनको भी एक समय समय पर मेरा मानना है कि एक रिफ्रेशर कोर्स, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां, जो ट्रेवल एजेंसी हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकारी ट्रांसपोर्ट है, उनको भी और बाकी ड्राइवरों के लिए भी रिफ्रेशर कोर्स हो समय समय पर, उनके माइंड को चेंज करने के लिए। ये सारे आवश्यक है। कानून तो थोड़ा बहुत अभी कैसे होगा मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस कानून में रास्ता क्या निकलेगा। बिल्कुल, एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत भी ये मुद्दा बहुत ज़रूरी था चर्चा के लिए। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अवधेश जी और विनोद जी दोनों एक बात पर सहमत दिखे, और दोनों सहमत दिखे हैं। और हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कानून कभी भी इसलिए नहीं बनाए जाते कि आपको सज़ा देना मकसद होता है। कानून इसलिए ताकि जहां आपकी आज़ादी जो है ख़त्म होती है, वहीं से दूसरे की शुरू होती है, इसका ध्यान में रखें। और सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए इस तरीके के कानूनों की चर्चा हो रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव हो, अयोध्या हो, तमाम तरीके की बात हो, इसे बैकफुट पर ले जाना, जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि इसे बैकफुट पर जाने जैसी चर्चा का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष है तो अपनी बात कह रही है। सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अवधेश जी, हमारे मंजिल एक ही है, रास्ता जरूर कभी कभी अलग हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सर। पहलू इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ दूं। एक पहलू है पुलिस में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो भी एक पहलू है। कई बार कानून जब सख्त कर देते हैं तो उसका नाजायज फायदा भी कहीं कहीं कुछ लोग उठाते हैं, तो वो भी उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये मैं कहना चाह रहा था। ने कहा कि बहुत बड़ा सीरियस 2000, 6000, 10,000 के फाइन है, ज्यादातर लोग 100, 200, 500 दे करके छूट रहे हैं, तो भ्रष्टाचार हो ही रहा है। देखिए वो कह रहे हैं ना कि हमारे देश में नहीं, दुनिया की भी ये समस्याएं हैं। कई बार पुलिस को मालूम है एक्सीडेंट किया है, पैसा लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। बहुत सारे पूछा ट्रांसपोर्टर से, मैंने कहा भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर ड्राइवर पुलिस को सूचना दे दे तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, हिट एंड रन वाले इस प्रावधान से क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा साहब समस्या ये है इससे कि मान लीजिए ड्राइवर किसी से जान बचा करके अगले थाने में पहुंच गया और उसने कहा कि साहब वहाँ पीछे एक्सीडेंट हो गया, उधर पुलिस ने बैठा लिया उसको, हम मालिक को बुला लिया और कहा देखो तुम्हारा ड्राइवर भाग रहा था, हमने इसको पकड़ लिया है। अब वो ड्राइवर कुछ भी नहीं कहेगा, वो उसको डांटा जाएगा, वो चुप रहेगा और उसके बाद इतने पैसे दे जाओ, बोले ये भी एक खतरा है। तो ये सब पहलू हैं जिन पर विचार करना चाहिए। जैसा कि अवधेश जी भी कह रहे हैं कि बहुत सीरियस इशू है और इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है, और हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार सिर्फ कानून बनाएगी, जिम्मेदारी जो बतौर नागरिक है वो हमें और आपको निभानी पड़ेगी। हिट एंड रन मामले पर लगातार सियासत जारी है और अमर उजाला पर लगातार खबरों का सिलसिला भी, बहस भी, चर्चा भी। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।